हाय फ्रेंड्स, मैं जयश्री। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यार की कश्मकश कहानी का पार्ट 2। उस कहानी का क्लाइमेक्स ही कुछ ऐसा था कि मुझसे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे जानने पहचानने वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर निशा ने राही के लिए ख़त में क्या लिखा होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी रातें मेरे जहन में भी ये सोचते हुए गुजर गई कि आखिर निशा ने राही के लिए उस ख़त में क्या लिखा होगा। कितना मुश्किल है ना इस सवाल का जवाब। और इस सवाल का जवाब देखते हैं कि आज की कहानी के इस पार्ट में हमें मिलता है या नहीं। जैसा कि पिछली कहानी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि निशा और राही एक हैप्पी कपल है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कहीं कोई एक ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी बॉन्डिंग है जो मिसिंग है, जो निशा को ऐसा लगता है, लेकिन अफसोस ये है कि राही को ऐसा नहीं लगता। और अब निशा अपने प्रोजेक्ट के लिए जा रही है अमेरिका। और उसने निशा राही की आदत जानते हुए तकिए के नीचे रख दिया है वो खत जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी है। लेकिन क्या लिखा है, यही तो है मुद्दा। अब निशा बैठी है फ्लाइट में, पूरा दिन घर समेटते समेटते निशा इतनी थक गई है कि वो बस फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई वो सो गई। इंतजार तो कर रही थी कि राही उसको कॉल करेगा, पूछेगा ठीक से बैठ गई हो, जैसा हम उम्मीद करते हैं हमारी फैमिली हमसे पूछती है। लेकिन अफसोस कोई कॉल नहीं आया, और शायद निशा इससे पहले कुछ और ज्यादा सोच पाती। निशा की आंख लग गई। वो कहते हैं ना, एक औरत से उसका घर आसानी से नहीं छूटता। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो भी हर एक चीज प्रॉपर सेट करके जाएंगी, प्रॉपर रख कर जाएंगी, और ये सोच में घुलती जाएंगी कि मेरे पीछे ये घर कैसे चलेगा, ये घर कैसे मैनेज होगा। तो सोचिए, यहाँ तो निशा कम से कम 2 साल के लिए बाहर जा रही थी, और वो भी उस इंसान के भरोसे, उस घर और गृहस्थी को छोड़कर जा रही थी जिससे उसे शिकायत यही थी कि उसे घर में, गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी जो एक सोलमेट होता है वैसा कुछ कनेक्शन ही नहीं है। खैर, निशा की आंख खुली जब उसे किसी ने थपथपाकर बोला कि मैडम अपना सिर जरा मेरे कंधे से हटा लीजिए। निशा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अरे ओ माय गॉड, उसने तो गलती से अपना सिर अपने को पैसेंजर के कंधे पर रख दिया था। क्या करे, थकान की वजह से शायद उसे एहसास नहीं हुआ था। जब ध्यान से उसने अपने को पैसेंजर को देखा, ओ माय गॉड, ये तो राहुल है। यानी पिछली कंपनी में निशा के सीनियर हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, डिसेंट थे, एंड इज वेरी यंग ऑल्सो। राहुल ने कहा, भाई मुझे पहचान लिया है कि या फिर भूल गई हो अपने सीनियर को। निशा ने थोड़ा सा झेपते हुए कहा, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मुझे नींद आ गई और मुझे रियलाइज नहीं हुआ। और सेकंड इज, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप मेरे एक मेंटोर थे, मेरे गाइड थे। तो आपकी जो जगह है वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। राहुल ने खुश होते हुए कहा कि हाँ भाई, बस बहुत हो गया, इतनी तारीफ मत करो, लेकिन ये बताओ कि तुम जा कर रही हो। निशा ने थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में कहा, वैसे फ्लाइट तो अमेरिका ही जा रही है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ, रास्ते में कहीं स्टॉपेज नहीं है। राहुल और निशा एक साथ हंस पड़े। पता नहीं कितने अरसे बाद ऐसे दिल खोल कर हंसी निशा को आई। वो तो हल्की फुल्की बातचीत हुई, और बातचीत में निशा को पता चला कि राहुल 2 महीने के लिए वो भी अमेरिका ही जा रहा है, और उसका ऑफिस भी शायद निशा के ऑफिस के आसपास ही होगा। निशा की तरक्की के बारे में जानकर राहुल ने उसे बधाई दी और बहुत खुशी जाहिर की कि उसे उससे यही उम्मीद थी। खैर, फ्लाइट में तो आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार निशा की नजर उस स्क्रीन पर जा रही थी, जबकि वो जानती थी कि फोन तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन उसे बड़ी बेचैनी थी कि कैसे वो जल्दी से यूएस जो है लैंड करे फ्लाइट, वो अपने फोन को खोले और देखे कि शायद मैसेजेस हों, शायद उसके खत का जवाब हो, शायद वो वापस लौट जाए। खैर, अमेरिका भी पहुंच गए एक लंबे वक्त को तय करके, और एयरपोर्ट से बाहर भी निकल के स्विच ऑन किया अपने मोबाइल को, लेकिन कोई मैसेज नहीं। सिर्फ मैसेज यही था कि आपका इस देश में स्वागत है। कोई मिसिंग कॉल भी नहीं। निशा का तो दिल टूट गया। राहुल ने कहा, ऑल ओके? निशा बोली, हाँ ओके, थोड़ी नर्वस हूँ, एक नए कंट्री में, एक नया कल्चर। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, जब तक हूँ तब तक कोई बात नहीं, थोड़ा मिलते जुलते रहेंगे, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी अकेलापन फील नहीं होगा। खैर, दोनों अपने अपनी डेस्टिनेशन पर निकल गए। पूरे रास्ते निशा का मन कहीं इधर देखने का नहीं कर रहा था, जबकि अमूमन जब हम किसी नए शहर में, किसी नए देश में जाते हैं तो हमारी आंखें, हमारी गर्दन जो है वो खिड़की से बाहर ही होती है, मतलब उसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि हम उस शहर को देखना चाहते हैं, उस जगह को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन निशा का ध्यान तो फोन स्क्रीन से हट ही नहीं रहा था, और फोन था कि जिसपे कोई मैसेज फ्लैश ही नहीं हो रहा था। खैर, निशा भारी मन से अपने उस जगह पहुंच गई, अपने फ्लैट में पहुंच गई, और काम शुरू हो गया।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, निशा इंतज़ार कर रही है कि अब आएगा मैसेज राही का, अब आएगा कोई कॉल ये पूछने के लिए कि ठीक से पहुँच गई हो। यार हस्बैंड है, स्पाउस एक दूसरे को नहीं पूछेंगे, दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो फिर इन रिश्तों का मतलब ही क्या? लेकिन निशा का तो दिल बैठा जा रहा था कि मेरे लेटर पर आखिर राही ने ऐसा क्या डिसीजन लिया? मैं क्या समझूं? काश वो फोन करके ही बता देता कि वो आगे जिंदगी में क्या करना चाहता है। लेकिन राही का कोई कॉल ना आना, कोई मैसेज ना आना तो बहुत कंफ्यूजिंग था। कहीं ना कहीं इम्पेशंस भी हो रही थी निशा। होती भी क्यों नहीं, इतने साल इंतजार करते करते बीत गए और फाइनली अब कुछ लिखकर बोला, कुछ खत लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं। क्या करूं मैं राही तुम्हारा? खैर, अब वक्त बीत रहा है और वीकेंड्स पे राहुल और निशा की मुलाकात हो रही है। आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा। जी नहीं, निशा अपने जीवन के खालीपन को राहुल से भरने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है। दे आर जस्ट सीनियर एंड जूनियर्स। अब ये कह लीजिए कि हाँ, थोड़े अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं, क्योंकि दोनों अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर एक नई कंट्री में आए हैं, तो इसलिए मिलना जुलना हो रहा है। और फिर निशा करे तो करे क्या, वहां तो किसी को जानती भी नहीं। और फिर जिस इंसान के साथ जीवन का पूरा बंधन जुड़ा हुआ है, उस इंसान को कोई लेना देना नहीं, तो आखिर इतने अकेलेपन को आदमी झेले तो झेले कैसे? धीरे धीरे राहुल और निशा मिलने लगे, फ्रीक्वेंट मिलने लगे, और राहुल को भी काफी केयर उसकी होने लगी। राहुल अक्सर पूछता उसके हस्बैंड के बारे में, राही के बारे में, लेकिन निशा के पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं होता। अब दिनों दिन निशा दुखी तो हो रही थी, लेकिन शायद उसका मन कह भी रहा था कि शायद राही ने डिसीजन ले लिया हो, राही ने शायद इस रिश्ते से निकलने के लिए सोच लिया हो, या फिर अब ऐसे में कोई इंसान क्या सोचेगा। खैर, धीरे धीरे इन बातों को दरकिनार करके राहुल और निशा की मीटिंग ज्यादा होने लगी। दे बिकम गुड फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, क्योंकि निशा के दिल में आज भी राही के लिए जो प्यार है, जो इंतजार उसकी आंखों में है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन दिल का क्या करे? दिल तो कह रहा है कि राही शायद वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि उस खत का जवाब देने के बजाय उसने पीठ दिखाकर भागना जरूरी समझा। क्या ऐसे चलते हैं रिश्ते? बैठकर जहां रिश्तों की हर समस्या को सुलझाना समझदारी होता है, वहां पीठ दिखाकर भाग जाना कायरता, धोखा देना, या उस रिश्ते से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो तो भी ठीक, तुम नहीं हो तो भी ठीक। एक बीवी के लिए जिसने गृहस्थी को बड़े मन से संवारा हो, सजाया हो, उसके लिए ये फीलिंग आना कि तुम हो तो भी ठीक, तुम नहीं हो तो भी ठीक, कितना अपमानजनक है, कितना तकलीफ वाला है। कुछ ऐसी ही हालत निशा की हो रही थी। दिन बीत रहे थे, मन तो करता था कि ठीक है, तुमने कॉल नहीं किया, मैं कॉल कर लेती हूँ, लेकिन किस अधिकार से करूं? खत का जवाब अगर राही ने हाँ ना या जिस तरह से दिया होता, कम से कम एक हक तो रहता। लेकिन यहाँ तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ था ही नहीं। करते करते 2 महीने बीत गए। राहुल का फिलहाल प्रोजेक्ट पे एक्सटेंशन हो गया, तो वो अगले 4 महीने और रुकने वाला था, यानी टोटल 6 महीने, जिसमें से 2 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने हो। निशा कहीं ना कहीं सोचकर खुश थी, कहीं ना कहीं उसको अजीब भी लग रहा था कि हाउ कम। लेकिन क्या करें, इंसान दिल के हाथों कब मजबूर होता है, जब उसे अपनापन चाहिए और उसे किसी अपने से ही तिरस्कार मिले, धोखा मिले, या फिर आई डोंट केयर फॉर यू ऐसी वाली फीलिंग मिले, टूट जाता है इंसान। यही हो रहा था निशा के साथ। खैर, अब 6 महीने बीत गए थे, राहुल को इंडिया जाना था। निशा ने बहुत भारी मन से राहुल को बाय बोला। राहुल ने एक बार बोला, निशा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और राही की शादी कुछ ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि इन 6 महीनों में तुमने कभी मेरे सामने राही से बात नहीं की, कभी मेरी लाख कहने पर भी बात नहीं कराई, मेरे किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। देखो निशा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो ध्यान रखना, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, राही बहुत लकी है उसे तुम मिली हो, बट आई डोंट नो, शायद यही होता है, कुछ लोग अच्छी चीजों की कदर कर ही नहीं पाते। ये कहकर राहुल निकल गया, और शायद राहुल की इस बात ने निशा को और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब और भी इंतजार करना चाहिए क्या मुझे, राही की उस खत का जवाब का? 6 महीने बहुत होते हैं, यानी कहीं ना कहीं शायद राही चाहता है कि मैं अब जिंदगी में आगे मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि उसने मेरे खत का, मेरे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। एक बार इन 6 महीनों में फोन करके हालचाल तक नहीं पूछा। क्या इतनी इतनी अनइम्पॉर्टेंट इंसान थी मैं उसके लिए? दोस्ती, प्यार, कंपेनियनशिप, कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच।
राहित, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड। आज तो निशा का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि जिंदगी उसे इतना स्क्वीज कर रही थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से डोरबेल बजी। निशा ने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला एंड शी वाज शॉक्ड। इट वाज नॉट सरप्राइज, इट वाज अ शॉक। सामने कौन खड़ा था पता है आपको? राहुल नहीं था, राही था। राही को देखकर निशा को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अभी पिछले ही पल मैं राही को भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे एक्यूज कर रही थी, और आज इसी वक्त अचानक राही मेरे सामने। निशा ने कहा, अंदर आओ। राही ने कहा, अंदर तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। मुझे पता है तुम्हें बहुत शिकायतें होंगी मुझसे। इन 6 महीने से पहले जो 3 साल हमने साथ बिताया उसमें भी अनगिनत शिकायतें। तुम्हारा खत पढ़ा मैंने। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मन हुआ तुम्हें कॉल करूं, वापस बुला लूं, लेकिन फिर लगा कि पहले मैं जान तो लूं कि मैंने कितनी तकलीफ दी है तुम्हें। उस घर के हर एक कोने में इतने वक्त में मैंने तुम्हें महसूस किया, तुम्हें जाना, तुम्हारे हर एक दर्द को महसूस किया, तुम्हारे हर एक अकेलेपन को महसूस किया निशा। और शायद तुम्हें पता नहीं था, 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं बिस्तर पे था, फ्रैक्चर था। निशा रोने लगी। राही बोला, मत रो निशा। शायद यही वक्त था जब मैंने बहुत करीबी से जाना कि तुम सिर्फ मेरी कंपेनियन, मेरी फ्रेंड, मेरी वाइफ, बल्कि मेरी सोलमेट थी। तुम्हें क्या चाहिए था? सिर्फ मेरा प्यार, मेरा साथ, मेरी समझदारी। और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, ये प्यार वाली फीलिंग। आई एम सॉरी निशा। तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट तो दिए मैंने, लेकिन जो तुम्हें चाहिए था छोटी सी चीज नहीं दे पाया। तुम हमेशा सही कहती थी निशा, रिश्तों में बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। एंड थैंक्स, थैंक्स टू अभिनव। उसने मुझे इस दौरान बहुत संभाला, बहुत सहेजा, और उसने तुम्हारी हर फीलिंग से मुझे अवगत कराया। मुझे पता है कितना दुख हो रहा था निशा, हमारे कॉमन फ्रेंड को सब पता है। एक मैं उस घर के नीचे रहते तुम्हें नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो निशा। और हाँ, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। मैंने भी अपना ट्रांसफ़र यहीं करा लिया है। अब प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद तुम कहोगे तो इंडिया चलेंगे, वरना यहीं रहेंगे। निशा के पास कोई जवाब नहीं था। शायद इसे मिरेकल कहते हैं। कभी कभी जब हम किसी चीज़ से पूरी तरह पीठ दिखाकर जाने को तैयार हो जाते हैं, छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तभी वो चीज़, वो रिश्ता, वो इंसान हमें उतने ही कस के पकड़ लेता है। शायद इसे डेस्टिनी भी कहते हैं। खैर, अब आप भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर निशा ने उस खत में क्या लिखा था। तो चलिए इस सस्पेंस को आज खत्म कर ही देते हैं। निशा ने उस खत में सिर्फ इतना लिखा था, समझ पाओ मुझे तो लौट आऊंगी मैं, नहीं तो इंतजार करूं या नहीं, जवाब दे दो। सिर्फ ये 2-4 लाइनें ही थी, जिन लाइनों ने निशा के हर दर्द को सामने बिखेर दिया था। चलिए, एक फिल्म स्टोरी की तरह अगर जिंदगी में भी कुछ चीज़ों के निवारण, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। आई एम श्योर आपको ये कहानी का पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार कुछ और नई वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।